हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका समग्र स्टडी यूट्यूब चैनल पे। सो पिछली क्लास में हमने देखा था राइट टू फ्रीडम के बारे में, है ना। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। आज हम आर्टिकल 21 करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किस चीज को कवर करता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, आगे देखते हैं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हमारे देश में, ठीक है, 1978 यहाँ मेनका गांधी केस से पहले यही था, बस प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ वाला कॉन्सेप्ट था। इसी के बेसिस पे आर्टिकल 21 को देखा जाता था। ठीक है, कि इसका हम इस राइट का हनन कर सकते हैं या नहीं, इसी के बेसिस पे देखा जाता था। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि आर्टिकल 21 किस किस के लिए अवेलेबल है। तो ये सिटीजन्स के लिए एंड फॉरेनर्स, नॉन सिटीजन्स जो है, हमारे फॉरेनर्स जो है, सबके लिए। ऑफ कोर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ जो है, लाइफ को प्रोटेक्ट करने का तो भाई सिटीजन्स हो या फॉरेनर्स हो, लाइफ तो सबके लिए मैटर करता है उनका, है ना। पर्सनल लिबर्टी भी मैटर करता है उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए ये वाली चीजें हैं कि फॉरेनर के लिए भी अवेलेबल होगी। ठीक है, चलिए। आर्टिकल 21 इज मेनली इंस्पायर्ड बाय अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। लो भैया, ये किससे इंस्पायर्ड है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। विच सेज, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इस राइट को किस तरीके से डिफाइन किया गया है ना, किस तरीके से दिया गया है, वही आगे कह रहे हैं। ठीक है, ये हम डिफरेंस के लिए यूज करते हैं यहाँ पे। नो पर्सन shall be deprived of life and personal liberty except according to due process of law। हमारे यहाँ पे कौन सा है? प्रोसेस established, तो सॉरी, प्रोसीजर established by law। और उनके यहाँ पे कौन सा है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दैट मीन्स court has the power to control the actions of both legislative and executive, okay, and question both substantive law। substantive law क्या होता है? substantive law एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि कोर्ट के पास ये राइट होता है पूछने का लेजिस्लेचर से, ठीक है, या फिर एग्जीक्यूटिव से, कि वैसे लॉ तो लेजिस्लेचर फॉर्म करते हैं ना, लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है। तो व्हाट शुड बी द लॉ, है ना, लॉ क्या होना चाहिए या क्या लॉ है। ठीक है, ये सब्सटेंटिव लॉ के अंदर कोर्ट के पास राइट होता है पूछने का। ठीक है, और दूसरा वाला क्या है? प्रोसीजरल लॉ, है ना। तो ये क्या है? दैट इज हाउ द सब्सटेंटिव लॉ शुड बी फॉलोड। ये जो पहले वाला है कि भाई लॉ बनेगा कैसे, लॉ, है ना, व्हाट शुड बी द लॉ, लॉ होगा क्या इस चीज के रिगार्डिंग, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्डिंग। और अगर है लॉ तो उस चीज को क्या कहते हैं, फॉलो किस तरीके से किया जाएगा, है ना, इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाएगा। ये दो चीजें होती हैं। क्लियर? आई होप कि आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो रही होंगी, और नहीं हो रही होंगी देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड उसके बाद में देखती हूँ कि मैं कैसे इस चीज को सही कर पा रही हूँ। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। द कोर्ट हैज द पावर टू आस्क दीज क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चंस? डू यू हैव द पावर टू मेक सच लॉज। यहाँ पे ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, यहाँ पे कोर्ट के पास दो पावर होता है। ठीक है, पहला पावर कौन सा है? डू यू हैव पावर टू मेक सच लॉज। ये लेजिस्लेचर से पूछेगा, ठीक है, कि आपके पास पावर है, जिस जिस चीज के रिगार्डिंग आप लॉ बनाना चाह रहे हो, वो बनाने का पावर है भी, या फिर आप ऐसे ही बना रहे हो अपनी मर्जी से। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन वो कर सकता है, कोर्ट के पास ये पावर है। दूसरा कौन कौन सा पावर है कोर्ट के पास? इज दिस लॉ कंप्लायंट विद प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जो हमारा नेचुरल जस्टिस है, इसके साथ ये लॉ जो आप बनाने जा रहे हैं, ये कंप्लायंट है या नहीं है, या फिर जो लॉ आप बना चुके हैं वो है या नहीं है कंप्लायंट। अगर इन दोनों का आंसर यस आता है, उनके पास पॉजिटिव आता है दोनों का आंसर, तो ठीक है, वो तो लॉ बनाएंगे। ठीक है, उस लॉ को एग्जिस्ट रहने देंगे, लॉ को एग्जिस्टेंस में रहेगा वो लॉ। लेकिन अगर इसका आंसर नो आता है ना, तो कोर्ट के पास ये राइट है कि उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सके, है ना। ठीक है, ये आ गया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन इंडिया में क्या था? इंडिया में वी हैव प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ।
है ना, ये वाला प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब ये कहता क्या है, हम ऐसे ही नाम से तो कुछ उतना आइडिया लग नहीं रहा होगा, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर ये कह क्या रहा है। Law which only protects us from arbitrary executive action, सिर्फ हमें arbitrary executive action से प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो arbitrary executive action क्या हो गया, मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, डीएम होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, है ना, तो डीएम होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। ओके तो ये आर्बिट्ररली अपना पावर यूज करके हमें, है ना, एग्जीक्यूटिव एक्शन कोई न ले हमारे अगेंस्ट, और अगर ले रहा है तो कोर्ट हमें इस केस में सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाएगा इस आर्टिकल के अंदर, ठीक है। फॉर दोज एक्शंस विच आर नॉट जस्ट फेयर एंड रीजनेबल, जो कि जस्ट फेयर और रिजनेबल नहीं है, तो उसके खिलाफ हमें सेफ गार्ड मिल सकता है, मिलेगा यहाँ पे, है ना, बट कुड नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। मतलब क्या है, बस आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए तो हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है ना, कि हमारे ऊपर कोई बिना लॉ के बिना कुछ बताए हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है जो एग्जीक्यूटिव है ना। लेकिन दूसरा जो है लेजिस्लेटिव, जो है लेजिस्लेटिव एक्शन जो है हमारे ऊपर लग सकता था, उस टाइम तक ऐसा था कि हमें लेजिस्लेचर के द्वारा कोई भी ऐसे एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे वो, और हमारे ऊपर कोई एक्शन ले रहे हैं और हम पूछ भी नहीं सकते, है ना। एक तरीके का ये वो इंजॉय कर रहे थे कि अपना कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, उनको कोर्ट भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ सॉरी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के अंदर ऐसा प्रोविजन था, है ना, ठीक है। एक सेकंड, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। तो उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ, इसके आगे AK गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है। ये सब लैंडमार्क जजमेंट है, इस सब को अगर आप याद रख सके तो अच्छी बात है, एग्जाम में कहीं देखने को मिल जाएगा, एंड देन आपको खुशी मिलेगी कि हाँ हमने ये कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए इसका हम देखते हैं। AK गोपालन कौन थे, एक कम्युनिस्ट लीडर थे जिनको क्या किया गया था, बेसिकली उनको डिटेन करके जेल में रख दिया गया था, ठीक है। और कौन से लॉ के तहत, कौन से लॉ के अंडर इसको इनको रखा गया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, ठीक है। AK गोपालन को सही नहीं लगा ये चीज, इन्होंने क्या किया, ही चैलेंज्ड हिज डिटेंशन एंड आस्क्ड अबाउट हिज सिविल लिबर्टी अंडर राइट टू इक्वालिटी ऑफ लॉ। इन्होंने अपनी सिविल लिबर्टी को लेकर के कोर्ट से ये क्वेश्चन रेज किया, कोर्ट के सामने, कि मेरे पास भी राइट टू इक्वालिटी ऑफ लॉ है, ठीक है, सिविल लिबर्टी मेरा हनन किया जा रहा है, तो इस बेसिस पे इनको जवाब चाहिए था, ठीक है। तो फिर आगे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना जजमेंट क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड हिज आर्ग्यूमेंट एंड सेड, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया इनका आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और इन्होंने कहा क्या आगे, he was detained according to the procedure established by law। लॉ कौन सा है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, है ना। तो कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि भाई आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत आपको डिटेन किया गया है, हाँ। सो हियर सुप्रीम कोर्ट गिव नैरो व्यू ऑफ दिस आर्टिकल एंड फेस्ड क्रिटिसिज्म आल्सो। इस टाइम सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज भी किया गया था, ठीक है, इस एक्शन के लिए, कि उन्होंने कहा था कि हम आपको आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन के लिए तो हम आपको सेफ गार्ड दे सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन ये लेजिस्लेटिव एक्शन आपके ऊपर लिया गया और वो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत आपको डिटेन किया गया है, तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, ओके। चलिए उस टाइम तो ये काम हो गया, ठीक। उसके बाद आया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। इस केस ने मानिए कि बहुत कुछ चेंज कर दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। देखते हैं इसमें कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में, और मेनली आर्टिकल 21 को बहुत ब्रॉड बनाया इस केस में, है ना। ये इसमें पहले वाले में तो बहुत नैरो दिखा दिया गया था आर्टिकल 21 को, इसमें इसको अच्छा खासा ब्रॉडनेस मिला। आगे देखते क्या क्या हुआ। मेनका गांधी कौन है, मेनका गांधी जो गांधी परिवार से ताल्लुक रखती है, तो उनका क्या हुआ, पासपोर्ट एक्ट के तहत, पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत, ठीक है, उनको ना बोला गया कि आप अपना जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट बेसिकली क्या है कि आप अब्रॉड जा सकते हैं, है ना,
फॉरेन कंट्री जा सकते हैं, किसी काम से जाइए, बिजनेस से जाइए, तो अगर आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है तो आप उसके बाद ट्रेवल नहीं कर सकते फॉरेन। ठीक है, इनको बोला गया कि आप 7 दिन के अंदर में अपना पासपोर्ट जो है वो आप सरेंडर कर दीजिए। ठीक है, a notice issued to मेनका गांधी टू सरेंडर हर पासपोर्ट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मेनका गांधी ने इस चीज को डायरेक्टली मानने से मना कर दिया। इन्होंने क्या किया, सी आस्क्ड रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर टू गिव द रीजन। इन्होंने रीजन मांगा रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर से। ठीक है, दिल्ली में इन्होंने अपना खत लिख करके रीजन मांगा कि मुझे रीजन चाहिए कि मेरा पासपोर्ट क्यों जब्त किया जा रहा है। ठीक है, बट दे डिनाइड टू गिव एनी रीजन। उन्होंने क्या किया, कोई रीजन देने से मना कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कहा गया कि उन्होंने मना किया हुआ है, वहां से उसी मिनिस्ट्री से मना किया गया है, तो हम कोई आपको रीजन नहीं दे सकते। फिर इन्होंने क्या किया, सी फाइल्ड अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32। आपको पता होगा रिट भी हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के अंदर इन्होंने रिट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में एंड आर्ग्यूड अबाउट हर राइट अंडर आर्टिकल 21 गेटिंग वायलेटेड। मतलब इन्होंने कहा कि मेरा जो आर्टिकल 21 के तहत जो मुझे राइट है वो यहाँ पे वायलेट हो रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इन्होंने अपना फिर से जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड आर्टिकल 14, 19 एंड 21। इन्होंने आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 तीनों को देखा, ओवरव्यू लिया तीनों आर्टिकल से। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कंक्लूजन डिराइव किया and said that the judgment given in Gopalan case was not right। इन्होंने अपने ही जो जजमेंट था इनका उसी को ओवररूल कर दिया, उसी को इन्होंने रॉन्ग बता दिया कि उस टाइम जो जजमेंट लिया गया था वो बहुत नैरो था, वो सही नहीं था। ठीक है, एंड सेड दैट आर्टिकल 21 इज अवेलेबल फॉर बोथ। कौन कौन सा, दैट इज आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एक्शंस। ठीक है, कहाँ कहाँ ये जो पास होते हैं, कहाँ, लोकसभा, राज्यसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, तो क्या है, मतलब इन्होंने बोल दिया कि अब यहाँ पे क्या हो गया, ये जो हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक सेकेंड कहाँ था, हाँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो ये पहले हमारे यहाँ पे नहीं था, अब ये भी है ना, इसका भी जो प्रोविजन है उससे भी हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब जो है आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन एज वेल एज आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन, दोनों को ही यहाँ पे संज्ञान में लिया जाता है। दोनों का ही आप रिजनेबल जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगा सकते हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा आपने किस बेसिस पे किसी को डिटेन किया है, या किसी के ऊपर कोई कार्यवाही की जाती है तो किस बेसिस पे की जा रही है, आपको वो जवाब देना पड़ेगा, है ना। पहले लेजिस्लेटिव को या लेजिस्लेचर को ये जवाब नहीं देना पड़ता था, है ना, पावर ही नहीं था, तो हम उसको फिर यूज कैसे करेंगे उस पावर को। ठीक है, तो अब ये है, अब ये सुप्रीम कोर्ट के पास या बाकी कोर्ट्स के पास ये एक्शन लेने का या फिर ये क्वेश्चन रेज करने का उनके पास ये पावर है। ठीक है, तो ये जो मेनका गांधी केस था, इस टाइम में कितने जजेस के बेंच था, कितने लोग बैठ करके फिर ये जो अपना ये दिया गया था जजमेंट, कितने लोग थे टोटल, 7 लोग थे, है ना, 7 जजेस बेंच था। ये अपने आप में थोड़ी बड़ी बात हो जाती है। जनरली 3, 4 ऐसे जजेस के बेंच होते हैं जो लोग अपना जजमेंट देते हैं, बट यहाँ पे 7 जजेस थे। ठीक है, इसीलिए इसको थोड़ा सा, और इसके मेनका गांधी केस के बाद ये चीजें भी चेंज हुई, आर्टिकल 21 को बहुत ही मतलब थोड़ा सा पहले से ज्यादा इम्पोर्टेंस इसको मिल गया, है ना, थोड़ा सा ब्रॉड बताया गया, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए इसी से मिलता जुलता एक और आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 21A। ठीक है, जो कि बाद में ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था, एडेड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। और ये लागू कब हुआ था, ये तो इस टाइम में ये अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसको ऐड किया था। ठीक है, और लागू ये हुआ था 2009 के टाइम में। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन ये 2009 के टाइम में लागू हुआ था। ठीक है, it envisages free and compulsory education to all children between ages of 6 to 14 years to be granted by the state। ये क्या कह रहे हैं कि जो भी बच्चे 6 to 14 years के हैं, ठीक है,
उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है सारे ही बच्चे को, जो भी इस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनको स्टेट के द्वारा ग्रांट किया जाएगा, फंड किया जाएगा। ठीक है, स्टेट इसकी जिम्मेवारी लेगा। ठीक है, आया था ये तो आपको बता ही दिया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत आया था ये, है ना। हम्म तो चलिए, ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट। यस ऑफ कोर्स, एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि 6 to 14 ईयर्स तक यहाँ पे दिया गया है, तो एलिमेंट्री ही होगा इतने एज तक। बट एंड नॉट हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन। हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन में ये राइट नहीं है। ठीक है, बस एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वही बस फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इस आर्टिकल के तहत भी। आगे एक और देखते हैं, डीपीएसपी का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51A अंडर वेट, ये फंडामेंटल राइट है, ये डीपीएसपी आर्टिकल 51A, sorry, it's not fundamental right, it's fundamental duty. Wait, it's fundamental duty. My bad. Fundamental duty ये हम करने वाले हैं आगे जो आने वाली हमारी क्लासेस है उसमें। फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है 51A। It shall be the duty of every citizen of India to provide opportunities for education to his or her child between 6 to 14 years of age। ये पेरेंट्स के लिए है बेसिकली। ठीक है, ये पेरेंट्स के लिए है कि अपने बच्चों को भी, जो आपके बच्चे 6 to 14 ईयर्स के हैं, उनके लिए आप, है ना, बेहतर तरीके से आप अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड करवाइए, वैसे सिचुएशन प्रोवाइड करवाइए अपने बच्चे के लिए, है ना। ये सारे सिटीजन के लिए है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज हर चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, आगे देखते हैं एक और आर्टिकल जो है, आर्टिकल 45 ऑफ डीपीएसपी। ठीक है, ये भी इसी से मिलता जुलता है, इसलिए इसको भी देख लेते हैं। तो आर्टिकल 45 ऑफ डीपीएसपी क्या कहता है? स्टेट विल प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर अंटिल 6 ईयर्स। जब तक बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता, तब तक स्टेट की ये जिम्मेवारी है कि वो अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करवाए। ठीक है, आर्टिकल 45। तो ये जो अभी हम जो देख रहे हैं, ये प्राइमरी जो हमारा ये वाला है, एलिमेंट्री एजुकेशन वाला जो अभी देखा हमने, तो ये जो 1993 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड a fundamental right to primary education in the right to life under article 21। इन्होंने 1993 में ही ये बात बोल दी थी कि ये जो प्राइमरी एजुकेशन है बच्चे का, ये स्टेट के द्वारा आर्टिकल 21 के तहत प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, इस टाइम में ही बोल दिया गया था। अलग बात है कि ये बाद में आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी टाइम इस चीज को बोल दिया गया था। ठीक है, तो चलिए, ये था छोटा सा आज का हमारा क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास समझ आया होगा, है ना। और अगर समझ आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए क्लास को, ताकि मैं और ज्यादा मोटिवेटेड रहूं ऐसे कंटेंट लाने के लिए, और मुझसे जितना इजी हो पाएगा, जितने इजी वे में मैं समझा पाऊंगी, और मैं उसी तरीके से कोशिश करूंगी। ठीक है, तो चलिए, स्टे ट्यून।